हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। आपने जितने भी इंटरव्यू पढ़े होंगे या जितने भी सफल लोगों को देखा होगा, उनकी सफलता एक रात की नहीं होती या कुछ दिनों की नहीं होती है। उनकी सफलता के पीछे एक लंबा प्रयास होता है, जिसमें उन्होंने कई घंटे पढ़ाई करी होती है, या किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो। इन सबके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष आपको देखने को मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि कुछ घंटों की पढ़ाई या फिर कुछ दिनों की पढ़ाई से आप सफल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ बेमानी है। हाँ, आपको अगर सफल होना है तो एक निरंतरता रखनी पड़ेगी। आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफलता की ओर जल्दी ले जाएंगी। तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते होंगे। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, वापस नहीं होंगे तीनों कृषि कानून। ये स्टेटमेंट आया है कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर किसान चाहते हैं कि इसे वापस ले लिया जाए तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और क्या है इस न्यूज़ में, आगे देखेंगे हम। दूसरी न्यूज़ है कि निचली अदालतों में भी वर्चुअल सुनवाई, बनेंगे कॉन्फ्रेंस केबिन। देखिए, जैसे कोरोना काल में अब हर चीज़ वर्चुअल की तरफ बढ़ रही है, या फिर आप ऑफिस वगैरह में भी फिजिकली वर्क से ज़्यादा डिजिटल वर्क पर जोर दिया जा रहा है, ऐसा ही कुछ अब निचली अदालतों में भी कार्रवाई को लेकर होगा। तो ये दो न्यूज़ थी। चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन पर विचार कर सकती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार ने जो कानून पास किए हैं वो किसानों को आज़ादी देते हैं। हमने हमेशा कहा है कि किसानों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी फसल जहां चाहें बेच सकें। यहां तक स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है। अब सरकार के तर्क क्या हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहेगा। सरकार इसे लिखित में भी देने को तैयार है। विभिन्न राज्यों की कांग्रेस सरकारें और विपक्षी दलों के रूप में कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, और असली किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजनीति लाभ लेने के लिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से। सरकार ने भी कुछ अभियान शुरू किया है। सरकार ने मौजूदा कृषि कानूनों की असलियत बताने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा कृषि कानून में सिर्फ 6% अमीर किसानों को ही लाभ मिल रहा है, बाकी के 94% किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। इन 94% किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही नए कृषि कानून बने हैं, लेकिन निहित स्वार्थ के चलते विरोध किया जा रहा है। और इसी विरोध के कारण ही 8 दिसंबर को यानी कि कल किसानों की तरफ से भारत बंद का आयोजन किया गया है। अब ये देखना है कि ये कितना सफल होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, निचली अदालतों में भी वर्चुअल सुनवाई, बनेंगे कॉन्फ्रेंस केबिन। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते वर्चुअल सुनवाई शुरू होने करने वाले सुप्रीम कोर्ट की इस आधुनिक परंपरा को अब देश की निचली अदालतें भी अपनाती जा रही हैं। इन अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की क्षमता बढ़ाने के लिए खास तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन बनाए जाएंगे। समूचे भारत में 2506 यानी कि 2506 अदालतें परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन बनाने के लिए धन जारी कर दिया गया है। यह जानकारी कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन के लिए सितंबर में ही 5.21 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके बावजूद अक्टूबर में फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अतिरिक्त उपकरणों जैसे हार्डवेयर, केबल, मॉनिटर के लिए 28,886 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या सफलता मिलती है प्रक्रिया में, अदालती प्रक्रियाएं और सुचारू होती हैं या तेजी से चलती हैं, ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा।
तो अब नेक्स्ट हेडलाइन यानी कि नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, यहाँ पर वार्डन नहीं बाइडन होगा। बाइडन को सरकार बनाने के लिए औपचारिक बहुमत। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और बाइडन सत्ता संभालने के लिए तैयार हो गए हैं, इसी पर लिखा गया है ये न्यूज़ है उसी पर। और दूसरी न्यूज़ है, चीन ने स्थापित किया निगरानी उपग्रह। जैसा कि तकनीक के क्षेत्र में चीन हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है आगे बढ़कर, उसने फिर एक बार उपग्रह के तौर पर ये किया है। तो अब चलिए पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कैलिफोर्निया प्रांत ने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगा दी है। 55 इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे पक्ष में आने के बाद बाइडेन ने सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया है। बाइडेन को 279 इलेक्टोरल कॉलेज का समर्थन मिल चुका है, जबकि जरूरी आंकड़ा 270 का है। कैलिफोर्निया की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्स पेंडिला ने बाइडेन की जीत पर औपचारिक मुहर लगाई है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में सामान्यतः इन औपचारिकताओं का इतना जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाइडेन की जीत को स्वीकार नहीं करने के चलते इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में जिन इलेक्टोरल की जीत की घोषणा की गई है वे 14 दिसंबर को अन्य प्रांतों के अपने समकक्षों के साथ बैठक करेंगे और अगले राष्ट्रपति के लिए औपचारिक मतदान करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन ने स्थापित किया निगरानी उपग्रह। चीन ने अब ऐसा उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया है जो पूरी दुनिया पर निगरानी रख सकेगा। इस उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की नज़दीक से तस्वीरें ली जा सकती हैं। इधर चीन के भेजे चांग 5 ने चंद्रमा के नमूने ले लिए हैं और अब वह पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार है। देखिए, चीन हमेशा ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे वो किसी भी देश के मुकाबले रहा हो। और इस बार उन्होंने गाओफेन 14 नाम का उपग्रह लॉन्च किया है। गाओफेन 14 एक ऑप्टिकल स्टूडियो मानचित्र उपग्रह है। यह विश्व भर की उच्च गुणवत्ता वाली सटीक स्टूडियो तस्वीरें हासिल करने, बड़े स्तर पर डिजिटल स्थल कृषि नक्शे बनाने, डिजिटल ऊंचाई मॉडल, डिजिटल सतह मॉडल, डिजिटल आर्थोफोटो छवियां बनाने और बुनियादी भौगोलिक जानकारी देने में सक्षम है। अब इससे ये जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है वो सितंबर में भी किया था, लेकिन सितंबर में ये उतना सफल नहीं हो पाया था। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। तो बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि एफडीआई 500 अरब डॉलर के पार। सबसे ज़्यादा 29% आया मॉरिशस से, सिंगापुर की 21% हिस्सेदारी। दूसरी न्यूज़ है, कारोबारियों के लिए जीएसटी में क्यूआरएमपी योजना लागू। अब ये क्यूआरएमपी योजना क्या है इस न्यूज़ में देखेंगे। और तीसरी न्यूज़ है, भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज 41% घटा है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। एफडीआई 500 अरब डॉलर के पार। देश के इक्विटी बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 500 अरब डॉलर को पार कर गया है। इससे दुनिया भर में सुरक्षित और महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई होता क्या है। एफडीआई आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई जो भारत से बाहर का कोई व्यक्ति या कंपनी भारत में किसी कंपनी में निवेश या अपनी स्वयं की कंपनी को लगा सकता है, यानी कि मर्ज कर सकता है। विदेशी निवेशक भारतीय कंपनी के शेयर या बॉन्ड को खरीद सकते हैं। निवेश करने पर जो भी लाभ होगा वह लाभ और मूलधन को अपने देश में वापस ले जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ए कंपनी है अमेरिका की, उसने इंडिया में डाबर के साथ कोई बिजनेस किया या एफडीआई करी और उसे लाभ हुआ, तो वो जो ए कंपनी का लाभ है वो अमेरिका पूरी तरीके 100% ले जा सकता है, उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। निवेश करने पर जो भी लाभ होगा उसे वो ले जा सकते हैं। इसे रिपोर्टिएबल बेसिस कहा जाता है।
एफडीआई में भी दो प्रकार होते हैं, ग्रीनफील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। अब ये ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है? ग्रीनफील्ड निवेश के अंतर्गत दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है, यानी कि पूरी तरीके से नई कंपनी बनाई जाती है। और पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत जिस देश में निवेश करना होता है वहां की कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उस देश की कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है। और भी बहुत कुछ होता है एफडीआई में बताने के लिए, लेकिन अगर अभी बताया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक, जैसा कि इस न्यूज़ में दिया गया है, कि पिछले 2 दशकों के दौरान मॉरिशस के निवेशकों ने भारत में 144.71 अरब डॉलर तथा सिंगापुर के निवेशकों ने 106 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश किया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख निवेशकों में जर्मनी, साइप्रस, फ्रांस और कैमन आइलैंड भी शामिल हैं। नेक्स्ट है कारोबारियों के लिए जीएसटी में QRMP योजना लागू। सरकार ने जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न और टैक्स के मासिक भुगतान यानी कि QRMP। अब सबसे पहले आपको QRMP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फिर से सुन लीजिए, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सरकार ने और जिन कारोबारियों का पिछले वित्त वर्ष में कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का रहा है, उन्होंने अपना अक्टूबर का GSTR 3B यानी कि बिक्री रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है। वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 5 अक्टूबर को हुई बैठक में कहा था कि 5 करोड़ तक के कारोबार वाले पंजीकृत कारोबारियों को अगले वर्ष 1 जनवरी से रिटर्न, तिमाही और करों का भुगतान मासिक आधार पर जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। और QRMP योजना को 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। इससे 5 करोड़ रुपए तक कारोबार वाले करदाताओं को जनवरी मार्च 2021 तिमाही से अपना GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने का विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज 41% घटा है। भारतीय कंपनियों का विदेशी बाजारों से लिया गया कर्ज अक्टूबर में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 41% घटकर 2.03 अरब डॉलर रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू कंपनियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में विदेशी बाजार से 3.41 अरब डॉलर का कर्ज जुटाया था। अक्टूबर में इस वर्ष या पिछले वर्ष रुपया मूल्य वाले बॉन्ड यानी कि RDB या मसाला बॉन्ड से कोई रकम नहीं जुटा पाई है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है राजनीतिक हथियार बनी, यहां पर होगा पुरस्कार वापसी। क्या पुरस्कार लौटाकर निर्वाचित सरकार को कानून वापसी के लिए बाध्य किया जा सकता है? दुर्भाग्य से किसान आंदोलन की आड़ में यही किया जा रहा है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है उच्च शिक्षा का आधार बने भारतीय भाषाएं, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के संकल्प की पूर्ति भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे प्रेमपाल शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है अवसरवादी राजनीति, कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद में जिस तरीके से अवसरवादी राजनीति की करी जा रही है उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पुरस्कार उत्कृष्ट कर्म कुशलता का प्रसाद है। सभी समाज अपने नागरिकों से उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा रखते हैं। राष्ट्र राज्य उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करते हैं और गलत कार्य के लिए दंडित। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों व सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। कई क्षेत्र जैसे खेल क्षेत्र में आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, उसके बाद
पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब सम्मान दिए जाते हैं। हर क्षेत्र का अलग अलग सम्मान है जो उस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब जैसे पंजाब में जैसा ये आंदोलन चल रहा है, उसमें पुरस्कार वापसी, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी क्रम में समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार का तिरस्कार उचित नहीं है, लेकिन यह मर्ज नया नहीं है। वर्ष 2015 में भी कथित असहिष्णुता के नाम पर कुछ साहित्यकारों ने पुरस्कार वापस किए थे। अब देखिए, ये 2015 क्यों आया है? 2015 इसलिए आया क्योंकि जो पुरस्कार वापसी की होड़ मची थी, ये 2015 में मची थी। अब इसमें जब 2015 में ये जो होड़ मची हुई थी पुरस्कार वापसी की, उसका मुख्य कारण था कि कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की जो हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लेखक उदय प्रकाश ने साहित्य सम्मान लौटाने का जो ऐलान किया था, उसके बाद से ये पूरी होड़ देखने को मिली थी। जो लेखक थे कलबुर्गी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ये एक तरीके से सांप्रदायिक रूप भी उस समय लेने लगा था। इन सबको देखते हुए कई साहित्यकारों ने पुरस्कार वापसी की घोषणा की थी। कई में से लगभग 6 लोगों ने पुरस्कार वापसी की घोषणा करी थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 6 में से सिर्फ ऐलान 6 ने किया, लेकिन वापस सिर्फ 2 लोगों ने किया। और जिन 2 लोगों ने वापस भी किया, उन्होंने सिर्फ अवार्ड को मूर्ति के तौर पर वापस किया था, राशि को, यानी कि इनामी राशि को, पुरस्कार वाली राशि को उन्होंने वापस नहीं किया था। तो ये भी एक हथियार बनता जा रहा है। आप धमकाते हैं कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अगर आपको वापस ही करना है तो पूरी तरीके से वापस करिए। आंदोलन का समर्थन या विरोध सबका अधिकार है। यह जनतांत्रिक कार्रवाई है। बिना पुरस्कार वापसी भी अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जा सकता है। मूलभूत प्रश्न यह है कि पुरस्कार लौटाकर विधि निर्वाचित जनादेश प्राप्त सरकार को कानूनी वापसी के लिए बाध्य किया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कानूनों के समर्थन में अपना दृष्टिकोण रख दिया है। तीनों कानून किसान समृद्धि के लिए बनाए गए हैं। ये किसानों की आय दोगुनी करने के सरकारी संकल्प का हिस्सा हैं। किसान भी किसी भी आंदोलन के उद्देश्यों, संकल्पों पर बहस की गुंजाइश सदैव रहती है। आंदोलन राजनीतिक अभिव्यक्ति का ही सक्रिय चेहरा होता है, पर आंदोलन की भी मर्यादा होती है। आंदोलन में शामिल कुछ निहित स्वार्थी तत्व इसमें राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाले तत्व भी आंदोलन को विरूपित कर रहे हैं। पुरस्कार वापसी गरिमामय नहीं है। ऐसी नई परिपाटी दुखद है। इसका अनुसरण गलत परंपरा को बढ़ावा दे सकता है। इस तरह तो चिकित्सा, साहित्य, कला आदि सभी ज्ञान अनुशासनों के प्रतिष्ठित महानुभाव गुस्से में आकर अपनी डिग्रियां वापस करने लगेंगे। हम भारत के लोग पुरस्कृत महानुभाव को उत्कृष्ट आचरण व संविधान निर्देशित कर्तव्य पालन की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उनका यह कृत्य निराश करने वाला है। उनके आचरण से किसान आंदोलन को कोई लाभ नहीं होगा। वे अपने वैचारिक विमर्श भी नहीं शुरू कर सकते हैं। उनके इस आचरण से सरकार और किसान के बीच हो रहे संवाद का विषयांतर हुआ है। उनके विषयांतर से अंतर्राष्ट्रीय अपशय भी बढ़ा है। देखिए, पुरस्कार वापसी कोई समाधान नहीं है। उससे अगर पुरस्कार वापस होने से कई कानून बदल सकते, तो आज भारत की दिशा और दशा कुछ और होती। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है उच्च शिक्षा का आधार बने भारतीय भाषाएं। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र में भारतीय भाषाओं में शिक्षण उपलब्ध कराने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की घोषणा यदि मूर्त रूप लेती है, तो यह शिक्षा जगत के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसे पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की उसी कड़ी के रूप में देखने की जरूरत है, जिसके तहत मेडिकल की नीट परीक्षा, IIT एंट्रेंस, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा आदि में भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की सुविधा मिल चुकी है। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में अपनी भाषाओं में शिक्षा तो स्वाभाविक रूप से दी जानी चाहिए थी, मगर आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजी के पक्ष में लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शिक्षा जगत से लेकर लोक सेवा आयोग तक भारतीय भाषाएं हाशिए पर सिमट दी गई हैं। शिक्षा मंत्री की इन घोषणा का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है
कि हाल में संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राज्यों की प्रशासनिक परीक्षाओं में अंग्रेजी का वर्चस्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। अब भारतीय भाषाएं इसमें आप बार बार सुन रहे हैं, और कि हर क्षेत्र में अब इंजीनियरिंग, मेडिकल में इसका उपयोग हो, एजुकेशन में। तो भारतीय भाषाएं हैं कितनी? भारत में 22 प्रमुख भाषाएं हैं जो 13 विभिन्न लिपियों में लिखी गई हैं, जिनमें से 720 से अधिक बोलियां हैं। आधिकारिक भारतीय भाषाएं हिंदी, लगभग 420 मिलियन बोलने वाले हैं, और अंग्रेजी है। यानी कि दो ही भाषाएं भारत में मुख्य रूप से बोली जाती हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी, जो व्यापक रूप से बोली जाती हैं। एक देश के रूप में भारत विविध और बहुभाषीय है। भारतीय नाम की कोई भाषा नहीं है, हिंदी है। इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति कुछ उम्मीद जगाती है, जिससे भारतीय भाषाओं को अपेक्षित महत्व देने की पहल की गई है। हालांकि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को लेकर कुछ उहापोह जरूर है। जब इंजीनियरिंग और मेडिकल से लेकर समस्त उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को महत्ता मिलेगी, तभी न केवल लोक सेवाओं बल्कि अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में भारतीय भाषी क्षेत्रों के दिन सुधरेंगे। यह उनके लिए अवसर बढ़ाने के साथ ही देश के शासन प्रशासन के लिए भी आवश्यक है। इससे अंग्रेजी के आधिपत्य पर भी अंकुश लगेगी, साथ ही इससे आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद भी मजबूत हो सकेगी। वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकट रमन रामकृष्णन भारत आए थे। उन्होंने यही दोहराया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी उसकी अंग्रेजी पर निर्भरता है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा, तभी वैज्ञानिक चेतना और शोध में रचनात्मकता आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल का अनुभव इस मामले में एक सीख है। वहां कुछ वर्ष पहले हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई थी, लेकिन 1 साल बाद ही उसे स्थगित करना पड़ा। इसमें बजट से लेकर अध्ययन सामग्री की उपलब्धता रोड़ा बनी हुई होगी, परंतु उससे कहीं ज्यादा यह प्रशासन की कमजोरी, इच्छा शक्ति का परिणाम रहा। यह एक बड़ी चिंता है कि इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की बाढ़ आई हुई है, लेकिन अध्ययन सामग्री में वह पिछड़ गई है। इसी कारण कुछ पक्षकार आरंभिक शिक्षा से ही अंग्रेजी की वकालत करते हैं। आज उन्हें करारा जवाब देने की जरूरत है। अंग्रेजी के वर्चस्व से ही देश का वंचित वर्ग मुख्य धारा से बाहर है। समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अवसरवादी राजनीति। नए कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ जिस तरह कांग्रेस ने भी समर्थन देने की घोषणा की है, उस पर हैरानी नहीं है। कांग्रेस पहले दिन से ही इस कानून का विरोध करने में लगी हुई है। यह बात है कि उसने पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर सारे कदम उठाने का वादा किया था जो इस कृषि कानून के जरिए उठाए गए हैं। कांग्रेस अवसरवादी राजनीति का जैसा उदाहरण पेश कर रही है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। अपनी इसी अवसरवादी राजनीति के कारण कांग्रेस ने पहले पंजाब में विभिन्न किसान संगठनों को सड़क पर उतारा और फिर उन्हें दिल्ली कूच करने के लिए प्रेरित किया। किसानों के हित की बात करते हुए 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के पक्ष में जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, उससे यह साफ है कि किसानों के हित की बात करने वाले विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन अपने संकीर्ण हितों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है UWW के नए नियम से मुश्किल हुई पहलवानों की राह। अब UWW है क्या, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नेनेड लॉलविक, और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में 176 देश हैं, और इसका जो मोटो है वो है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। इसका मोटो है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। 176 देश इसमें इस समय सदस्य हैं। अब इससे पहलवानों का क्या मुश्किलें आएंगी?
कुश्ती के विश्व कप मुकाबलों में दुनिया के कई देशों के दिग्गज पहलवान इस बार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय पहलवानों की राह आसान नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ने जो नए नियम बनाए हैं वो भारतीय पहलवानों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। नए नियमों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सभी पहलवानों को मुकाबले के 72 घंटे पहले कोरोना जांच करानी होगी। यदि उन्हें किसी प्रकार की अन्य बीमारी है तो इसकी भी जानकारी उन्हें मुहैया करानी होगी। UWW के जो नए नियम बनाए गए हैं उनमें सबसे अधिक अखरने वाली बात यह है कि किसी भी पहलवान का शारीरिक तापमान 37.5 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस भी पहलवान का शारीरिक तापमान इससे अधिक होगा उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान पहलवान की इस प्रकार की जांच हर मुकाबले से पहले होगी। पहलवान के शरीर का तापमान जिस राउंड मुकाबले में अधिक मिलेगा उसी राउंड में उसे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, पहलवानी तो वैसे भी उठापटक वाला गेम है और उसमें तापमान बढ़ना स्वाभाविक है और भारतीयों का तापमान वैसे भी ज़्यादा रहता है। तो ये आज का यानी कि 7 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।